बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा मन था कि मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊँ या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जब वो समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हम पीछे वाला थोड़ा सा जाने। 11th बेसिक है और इसी वजह से हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है। बहुत आसानी के साथ समझिएगा, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बहुत आसानी के साथ कोशिश की जाएगी कि आपको समझाया जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग बना लीजिए और इसके साथ शुरू करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, रिएक्शन हमारी कई तरीके की होती हैं। आप जैसे आपको पता होगा कि रिएक्शन जो हमारी हैं हमें प्री डिफाइंड होती है कि भाई हो जाएगी रिएक्शन पूरी कंप्लीशन के साथ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि रिएक्शन जो है पूरी की पूरी 100% जो रिएक्टेंट हमारा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो जनरली होता क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते होते ऐसा होने लगता है, प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट होने लगता है, रिएक्टेंट में। तो उस फेज को जो हमें उसको समझना है वो ये समझना है कि जैसे आपने कभी दो बगल बगल में दो ऐसे रख दीजिए ड्रम, उनके बीच में एक ब्रिज लगा दीजिए जो पाइप के थ्रू पानी इधर उधर जाए, तो एक डायनेमिक सा इक्विलिब्रियम बनता है। जितना पानी इधर जाएगा उतना पानी इधर आएगा। इसको समझने के लिए एक तरफ करिए कि एक तरफ बिल्कुल सादा पानी रख लीजिए और दूसरी तरफ में थोड़ा सा रंग मिला दीजिए कोई, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि दोनों ड्रमों का जो रंग है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। उसका रीजन है कि पानी का जो बहाव है, जो फ्लो है, वो रुका नहीं है। वो ये बताता है कि दोनों तरफ है। इस वजह से आपको इक्विलिब्रियम समझना है कि जितना रेट हमारा फ्लो होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, उतना ही हो रहा है। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक वो समझ लीजिएगा कि किसी फिक्स्ड कंटेनर के अंदर ही ये होता है, किसी फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर ही होता है। उसकी बेसिक उसमें के बेस पे जो कैलकुलेशंस होती हैं हम उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल डीप पढ़ना नहीं है, बहुत आसानी के साथ उसे समझना, फिर उसके बाद क्लास 12 का चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर मैं मान लेता हूं कि कोई रिएक्शन है हमारी, इसके थोड़ी थोड़ी कंडीशन तो समझिए। कोई रिएक्शन है हमारी, सपोज करो कि फर्स्ट रिएक्शन हमारी जो है आर जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। ये जो साइन होता है ये साइन होता है जो हमारी रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल है, कि मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और एक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। सबसे पहली चीज तो आप इसमें सीख लीजिए कि अगर इसका इनिशियल पॉइंट पे ए था, सपोज इसका अमाउंट कुछ हमने रिएक्टेंट लिया होगा कंटेनर में, कुछ अमाउंट उसका रहा होगा, और उस अमाउंट के साथ साथ इसका उस टाइम पे अमाउंट 0 था, और इसका एक समय के बाद a माइनस एक्स हो गया, तो इसका बचा x। x मतलब यहाँ पर वो है कि जितना अमाउंट कंज्यूम हो गया है। a माइनस एक्स वो है जो जितना अमाउंट रिएक्टेंट का बचा है। सिंपल सी बात है, समझिए। x को भी अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन इतना ही है। तब आप इसे कायदे से समझें कि एट पर्टिकुलर सपोज करिए t इज इक्वल टू 0 था और t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम था। यही आपको समझना है। एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर t बढ़ा दे t इक्विलिब्रियम से, तब भी इसका अमाउंट क्या होगा, उतना का उतना मेंटेन होगा। मतलब इक्विलिब्रियम पे जो है वो उसके बाद जब तक हम कोई एक्सटर्नल सोर्स ना अप्लाई करें, उनका बहुत ज्यादा अल्टर ना करें, तब ये जो इनके जो फिक्स्ड रेशियो है, जो इनका फिक्स अमाउंट है, वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब सेम एज इट इज रहता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। अब इनकी कुछ हमें कैलकुलेशन करनी है कि Kc क्या है, Kp क्या है। हम एक चीज डिफाइन करते हैं, इसे बोलते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या है, बेसिकली उसे समझें। रेट लॉ है किसी भी रिएक्शन के लिए रेट निकालने का, कि कौन से रेट पे वो रिएक्शन हो रही है, उसे बोलते हैं रेट लॉ। ये हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में थोड़े से और अच्छे अंदाज में, लेकिन इसे समझिए। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो अगर इसका हम लिखेंगे तो एक KF इसका कांस्टेंट आएगा फॉरवर्ड वाला, और इसका आएगा KB। क्लियर? तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रिएक्टेंट, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर जो है वो रेज कर दो इसकी। यही है बेसिकली हमारा रेट लॉ। ये बताता है किसी भी हमारी जो रिएक्शंस है उनका रेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के, और उसका कोएफिशिएंट की पावर रेज कर दी जाए तब। तो ऐसा ही है। तो ये हो गया RF। ठीक, अगर हम इसको दूसरी तरफ लेंगे तो दूसरी साइड हो जाएगा। तो इस तरह है।
अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो जो नई नई चीजें बन सकती है वो सब करेंगे। एक आध एग्जांपल के बाद ये खत्म हो जाएगा। आप समझिए, सपोज करो हमारे पास कोई ए कोएफिशिएंट ए, बी स्मॉल, सी स्मॉल कैपिटल सी प्लस डी स्मॉल कैपिटल डी, इस तरह कोई रिएक्शन हो रही है। ए और बी यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है। स्मॉल ए स्मॉल भी जो है यहाँ पर है इनके कोएफिशिएंट, और जितने स्मॉल है सब कोएफिशिएंट है, और जो सी और डी है ये प्रोडक्ट्स है, राइट। इनका हम रेट लॉ लिखते हैं। देखिए इनका है केएफ और ये है केबी, राइट। अगर हम रेट लॉ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन इसकी पावर कोएफिशिएंट, बी की कंसंट्रेशन इसकी पावर कोएफिशिएंट। ये जब एक प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं केएफ, जो हमने पहले डिफाइन है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। आरबी इज इक्वल्स टू केबी, सी की कंसंट्रेशन स्मॉल सी, कैपिटल डी की कंसंट्रेशन स्मॉल डी। इस तरह है। हम क्या बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम जब आएगा, जब इक्विलिब्रियम बनेगा, तो जब दोनों जो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो कन्वर्ट हो रहा है, इनका रेट जो होगा वो बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो हम इनके रेट को बराबर करेंगे। देखो इसको थोड़ा सा समझ लो कि सपोज करो हमारे पास ये ग्राफ है, इधर टाइम है और इधर है रेट। यहाँ पर जाहिर सी बात है जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसका अमाउंट ज्यादा होगा और वो पहले ज्यादा तेजी के साथ भागेगा, तो ये कुछ इस तरह प्रकार से तेजी से भाग रहा है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जहां पर इनका रेट जो है वो बराबर आ रहा है, उस टाइम को बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइम। ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों का अमाउंट जो हो वो सेम हो, मतलब जो a माइनस एक्स की वैल्यू हो वो x के बराबर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनके अमाउंट डिफर हो सकते हैं, लेकिन हाँ इनका रेट जो होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। दोनों के रेट बिल्कुल बराबर रहेंगे। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही रेट से प्रोडक्ट जो है हमारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट, ठीक है। तब हम इसको लिखते हैं, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि आर एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आर बी होगा। इज इट क्लियर? तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी होगा, तो यहाँ आ जाएगा आर एफ की वैल्यू के एफ ए बी बी कैपिटल सी पावर कैपिटल स्मॉल डी और कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी। सॉरी यहाँ पर के बी भी आएगा। अब अगर हम के एफ अपॉन के बी करें, के एफ अपॉन के बी, इसी को बोला जाता है केसी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज के एफ अपॉन के बी। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक मैं जब पढ़ रहा था मुझे डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन मिला था। आपको केएफ की वैल्यू कभी-कभी दी होती है और केबी की वैल्यू कभी-कभी दी होती है, दोनों आपको वैल्यूज दी होंगी और उनको डिवाइड कर देना होगा, सिंपल। और यही है हमारा क्या, रेट कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, कैपिटल सी डी स्मॉल डी, ए स्मॉल ए और बी स्मॉल बी। ये जो आपके पास इक्वेशन निकल करके आई है, बस इसी इक्वेशन को आपको ध्यान देना है, बस बाकी काम खत्म है। बाकी बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, दिस इज द मेन इक्वेशन, kf अपॉन kb इज इक्वल टू kc। और ध्यान रखना c मतलब ये प्रोडक्ट वाले हैं, जो पहले प्रोडक्ट वाले हैं उनको लिख लेना, उनकी पावर रेज कर देना, फिर उसके बाद उनको डिवाइड कर देना रिएक्टेंट वाले से। इस तरह सिंपल से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। मैं एक आध दो क्वेश्चन इधर ये थोड़ा सा कर रहा हूँ, देख लीजिए। सपोज करो तुम्हारे पास दिया है 2HI, इट इज H2 प्लस I2, ऐसा कुछ करके, ठीक। तो इसका आपको Kc लिखना है। तो सबसे पहले Kc क्या होता है, Kf अपॉन Kb होता है। इसका लिखना है तो H2 और I2 अपॉन HI की पावर 2, सिंपल सी बात। अब इसमें दो तीन चीजें अपन और समझेंगे, तो इसके बाद देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक आपको कई फॉर्म में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th 10th में, जब आप भी पढ़ते होंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वगैरह, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इनकी स्टेट्स दी होती हैं, कि जो भी आपके रिएक्शंस लिखी हैं, सपोज करो कि H2 प्लस O2 इट गिव्स आउट व्हाट, H2O, इनकी स्टेट दी होगी। कैसे कि मतलब ये गैसियस है, ये गैसियस है और ये लिक्विड है, ऐसा कुछ ऐसे करके स्टेट दी होती है। अब इस स्टेट के लिए हम क्या करते हैं वो समझिए। अभी तक हमने जो डिफाइन किया है वो बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं। इन स्टेट्स का क्या करना है वो समझिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड,
जहां कहीं भी मिले प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड, जनरली तुमको प्योर सॉलिड ही मिलेगा। जहां एस दिख जाए, लिखा हुआ इस तरह जी की जगह अगर एस दिख जाए तो उसको इंक्लूड नहीं करना, उसको इंक्लूड नहीं करना है किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। क्या करना है फिर, उसकी कन्वेंशनली हम मानते हैं कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 है, मोलर कंसंट्रेशन उसका कितना है 1, छोड़ देना उसे। बाकी अगर तुम्हें गैसियस दिखता है तो उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, अगर एक्वस दिखता है तो एक्वस में कुछ नहीं करना, आपको मोलारिटी वाला फार्मूला है, मोल पर लीटर इजीली निकल आएगा। आप समझिए हमने गैस इक्वेशन पढ़ी है PV = nRT। हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसी फिक्स टेंपरेचर पे होता है। तो टेंपरेचर कांस्टेंट एक R तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, तो हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। अगर कोई गैस होगा तो जाहिर सी बात उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। तो उस पार्शियल प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, N/V, जो भी कंटेनर में होगा उसका पार्शियल प्रेशर, इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका देख लीजिए, अगर ये पूरा का पूरा किस में लिखा है, ये आपका लिखा है गैसियस फॉर्म में, तो उसके लिए डिफाइन होता है Kp, वो था Kc, ये है Kp, और जो Kc है वो डिफाइन है किसके लिए, एक्वस के लिए। Kp डिफाइन है आपका किसके लिए, जो आपके गैसियस हैं उनके लिए। तो Kp भी सेम डिफाइन होगा, जो प्रोडक्ट का है वो प्रोडक्ट कुछ नहीं तो 1, इसका O2 का क्या, पार्शियल प्रेशर, ध्यान रखिएगा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इसकी पावर जितनी हो उतनी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इसकी पावर जितनी हो उतनी। सिंपल, ये हमें मतलब याद रखना है। इससे अपन एक Kp और Kc के बीच में रिलेशन भी निकालेंगे, उससे हम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो और कहीं भी अगर आपको जिसे दिखे क्वेश्चन होता है CaCO3, ये होता है सॉलिड, ये होता है CaO + CO2 में, ये है गैस और ये भी गैस। तो इसका अगर आपको निकालना है, जिसका निकलेगा Kp, इसका निकलेगा PCaO, ठीक, पावर 1 और PCO2 पावर 1 डिवाइड बाय 1। CaCO3 सॉलिड है तो उसको कुछ नहीं लेना, चलो सॉलिड का कुछ मतलब एक लेना है बस। इस तरह Kp का निकल आएगा। जैसे हमें दिख रहा है कि हम चाहे Kp निकालें और चाहे Kc निकालें, उन दोनों में हमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है। अगर हमारा Kc है तो हमें कंसंट्रेशन के साथ करना है, अगर हमारा Kp है तो हमें पार्शियल प्रेशर के साथ करना है। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं वो देखिए, अगर Kp और Kc के बीच में हम रिलेशन निकालना चाहे तो क्या निकालें, या Kc की यूनिट क्या होगी वो निकालने के लिए एक छोटा सा फिर से एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एग्जांपल है N2 + 3H2, इट गिव्स आउट व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ NH3, राइट। ये सब गैसेस हैं, आपको पता है, हैबर प्रोसेस है, और ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अभी हम एक लॉ पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा। इसका अगर हम Kp निकालें तो क्या होगा, Kp निकालेगा इसका P of NH3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय P of H2 का होल क्यूब इनटू P of N2, इस तरह निकलेगा, ठीक है। अगर इसका आप निकालना चाहें Kc तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इधर आइए, कम दिस साइड। अगर आप वो AA वाला जो था उसमें था Kc = C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A एंड B की पावर B। ये सब है प्रोडक्ट वाले, और ये जो C है, C और D है, ये क्या है, C और D है कोफिशिएंट, और जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम मोल भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम ले, इसका भी मोल पर लीटर, इसका भी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का कितना, C + D अपॉन मोल पर लीटर का क्या, A + B। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो Kc आ जाएगा मोल पर लीटर का C + D माइनस A + B, ऐसा कुछ आ जाएगा। आप जब वो निकालोगे क्या, Kp, तो उसमें क्या होगा, Kp के लिए आपको क्या निकालना होगा, हमने भी बताया था P = nRT। ये जो n है ये हो जाता है N/V, तो ये है गैस का पार्शियल प्रेशर, ठीक। तो इस तरह लिखना है आपको, तो यहाँ पर लिख लीजिए Kp = व्हाट, इसका RT जो भी गैस का है। इस तरह आप लिखेंगे तो Kp और Kc के अंदर एक रिलेशन आएगा, जिसे बोलते हैं Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng। देखो Ng और N एक कोस, ये सब आपको कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है,
डेल्टा एन का मतलब ये है जो प्रोडक्ट के मोल है, जो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, सिंपल सी बात है और ज्यादा सोचना। प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, अगर इसे हम इसमें लिखें तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, रिएक्टेंट के मोल 1 + 3 4, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी की वैल्यू हमें पता है, केपी की वैल्यू यहां से जो भी निकल गया सब उसको कुछ निकल के आती है एक्स कैपिटल कुछ में, तो केसी इज इक्वल टू आरटी की पावर -2, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा x * आरटी स्क्वायर, ठीक केसी। इस तरह आप निकाल सकते हो, इजीली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो यहाँ से इस तरह केपी और केसी के बीच में रिलेशन होता है, केपी और केसी कब बराबर होंगे या डेल्टा एनजे की वैल्यू 0 होगी तब बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह आपके ढेर सारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको आप समझिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा से हम उसे डिनोट करते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा है जो आपका अमाउंट डिसोसिएट हो गया है अपॉन जो इनिशियल अमाउंट था, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हुआ। इज इट क्लियर? अगर हमारे पास कोई रिएक्शन दी है लाइक दिस 2A is converting into 2B + 3C which is reversible reaction, तब इसमें हमारा इनिशियल अमाउंट कितना है A है, तो उस टाइम पर B और C कितना होगा 0 0 होगा। क्लियर? अगर ये इक्विलिब्रियम पे, चूंकि हमें क्या निकालना है Kc निकालना है, इक्विलिब्रियम में हमें क्या निकालना है Kp निकालना है। इस तरह की चीजों के लिए हमें चाहिए क्या कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं इन सब की हमें कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन की पावर हम रेज कर देंगे, उनके कोएफिशिएंट से हमारा Kc और Kp की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज व्हाट वी नीड। अब इधर समझिए a - x, इसका कितना गया x गया, तो इसका कितना x/2 कैसे बचा? इसका 2 था तो इसका 1 बन रहा था, मतलब आधा हो रहा था, तो इसका x गया है तो इसका कितना बनेगा x/2 बनेगा। क्लियर? इसका 2 था तो इसका 3 बन रहा था, इसका x जाएगा, इसका 3x/2 बनेगा। सिंपल इट इज। अब यहां पर समझिए कि जो अल्फा है डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट, x/a एंड x इज व्हाट a अल्फा। अब इधर देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ जितने भी जगह आपको देख रहे हैं a - a अल्फा लिख लीजिए, यहाँ अल्फा बाई सॉरी ये हो जाएगा a अल्फा/2 और ये हो जाएगा 3a अल्फा/2। अब आपको क्या दिया होगा? अब आप देखिए, अब आपको अगर कोई रिएक्शन में यही रिएक्शन है, इसमें एक क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन लिखिए कि अगर A का 10 मोल था इन 2 लीटर, 10 मोल था एक 2 लीटर के कंटेनर में, A का 10 मोल रखा था, वो डिसोसिएट होना शुरू हुआ और उसका अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.4 दी है, तब आपको बताना है Kc की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, आपको क्या क्या दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ A इज व्हाट 10 मोल, ये कितने में रखा है वैल्यू में इसका 2 लीटर में। अब आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू 0.4 दी है, आपको निकालना है Kc। यू नो व्हाट द Kc की अगर इक्वेशन लिखें c की पावर 3 b की पावर 1 और a की पावर क्या 2। ये जो कंसंट्रेशन है मेरे भाई, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, सिंपल बात आपको ये निकालनी है, मतलब मोल पर लीटर, इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। ये जो कुछ भी लिखा है ये सब के सब मोल लिखे हैं, आपको इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पर वॉल्यूम दिया उससे डिवाइड करना है, सिंपल रेशियो। इसका बचा a - a अल्फा, इसका कितना था 10 मोल था, इसका 10 और अल्फा की वैल्यू कितनी 0.4, 10 * 0.4 4 बचेगा, 10 - 4 कितना आ जाएगा 6, इसका वैल्यू आ गया 6। यहाँ पे ये कितना a अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 4/2 कितना 2, ये कितना 4 3 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 6। सिंपल। अब यहाँ पर रख देते हैं Kc इज इक्वल्स टू व्हाट c की पावर 3, c इज व्हाट c इज 6 और इसको हम मोल है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मोलारिटी में, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इसके पावर 3। ओके, b इज 2/2 इसकी पावर 1 अपॉन a की वैल्यू है 6, देख लीजिए 6 अपॉन अगेन 2 इसकी होल की पावर 2। आप ऐसे देखेंगे ये कट जाएगा, पर स्क्वायर है ये कट जाएगा ना, आसान है। 1 और 6/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, Kc की वैल्यू कितनी आ गई 3, Kc की वैल्यू 3 आ गई, मतलब रिएक्शन काफी फास्ट चल रही है, आगे की तरफ काफी फास्ट चल रही है। इस तरह आप इसे एनालाइज कर सकते हैं, शायद मैंने बताया नहीं, लेकिन आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर Kc की वैल्यू कम आई, इसका मतलब कि जो एक नीचे वाले मतलब जो रिएक्टेंट है उनका जो क्या है
उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। अगर उनकी क्वांटिटी ज्यादा है इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है मतलब इनकी क्वांटिटी ज्यादा है और ये ज्यादातर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो Kf की वैल्यू बढ़ जाएगी और इस वजह से ये रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। ठीक, यहाँ पर एक चीज और टर्म डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, उसे भी देख लेते हैं थोड़ा। रिएक्शन कोएफिशिएंट ये बेसिकली आपको मिलेगा कहाँ, हर जगह मिलेगा। ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में मिल ही रहा है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सॉल्व करना पड़ जाता है कभी कभी, आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी कभी कभी मिल जाता है। देखो हमारे पास जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये डिफाइन है एक फिक्स्ड टाइम पर। कौन सी टाइम, जब दोनों का रेट मतलब रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का कन्वर्जन रिएक्टेंट में, ये जब दोनों रेट बराबर हो जाए तब हमारा डिफाइन है Kc। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एक पर्टिकुलर टाइम है, हमने एक कंटेनर में रख दिया भाई, हमने प्रोडक्ट रखा और चल रहा है, और वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमसे पूछेगा अब बताओ इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट कितना है, मतलब उस टाइम अगर आपसे कोई Kc निकलवाए तो बेसिकली दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज अ रिएक्शन कोएफिशिएंट। उससे हम क्या डिफाइन करते हैं वो समझिएगा। सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये दिया हुआ है कि किसी भी रिएक्शन की Kc की वैल्यू दी है, सपोज करो Kc की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, कि मतलब जब 2 हो जाएगा, जब Kc की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पे आएगी। Q क्या है, Qc इज व्हाट, Qc भी उसी तरह हम निकालेंगे जैसे यहाँ पर हम पहले वाले एग्जांपल CCDD अपॉन AA और BB, पहले वाले की तरह निकाल लें। पहले वाला कौन सा था, AA प्लस BB, राइट, उस तरह इसका अगर हम वैल्यू निकालें और इसकी वैल्यू जो है ये Kc से ज्यादा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम निकाल लें, और Qc की वैल्यू जो है वो Kc से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो T इक्विलिब्रियम को पार कर गया है। T इक्विलिब्रियम को पार कर गया तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए ये है कि भैया इसको पीछे लाओ। अगर if Qc is greater than what, Kc, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन में जाना पड़ेगा। पूछ लेता है कभी बैकवर्ड रिएक्शन। अगर Qc इज इक्वल टू Kc है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जहां पर स्थिर भैया उसको वहीं पर रहने दो, कोई अल्टर ना करो, तो कोई नो चेंज। और Qc इज लेस देन Kc है तो इसका मतलब ये है कि अभी इस तक ये पहुंच ही नहीं पाया। अगर इस तक नहीं पहुंचा, इस तक पहुंचाओ कैसे, आगे भगाओ इसे, मतलब हमारी रिएक्शन किस तरफ जानी चाहिए, फॉरवर्ड प्रोसीड करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये केमिकल इक्विलिब्रियम का ज्यादातर पार्ट यहाँ पर हम आसान भाषा में खत्म कर चुके हैं। और एक और बचा है जिसे बोलते हैं ली चैटलेस प्रिंसिपल, उसको भी इसी वीडियो में खत्म करते हैं। तब तक बने रहिए।